आपका बहुत बहुत आभार कि आप लंबे समय तक यहाँ पे बैठे और हमारे मंच पे जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने नए कानूनों पे और ये जो पूरा आयोजन था उस पर अलग अलग बिंदुओं पे अपनी बात रखी और लगभग हर बिंदु को कवर किया गया है। तो चीज़ों को रिपीट ना करते हुए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगी कि जो नए कानून आए हैं, जैसे हमारे 3 बच्चों ने 3 सवाल पूछे। एक हमारी छोटी बिटिया ने रेप के लिए, एक बच्चे ने पुरुषों के साथ भी जो गलत हो रहा है उसके लिए, और एक हमारी छोटी और बिटिया थी उसने पूछा कि जो जागरूकता एक स्तर पे जाके ही रुक रही है। अगर मैं तीनों के प्रश्नों को समाहित करके कहूँगी तो इन्हीं चीज़ों को सोच के, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आने वाले भविष्य को सन 2050 और 2200 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से, एक सक्षम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ही ये नए कानून लाए गए हैं। जैसे इस बच्चे ने कहा कि महिलाएं कहीं ना कहीं चीज़ों का दुरुपयोग कर रही हैं, इस चीज़ से हम पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ इस पर दुरुपयोग शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, सरकारें हो गई, इस पर लगातार चिंतन मंथन करने के बाद ही उन्होंने नए कानून में जो मुख्य परिवर्तन किया है वो उसको जेंडर न्यूट्रल, मतलब महिला या पुरुष, बालक या बालिका, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, LGBTQ सभी कहते हैं, हर प्रकार के, हर उम्र के, हर लिंग के व्यक्ति को इसमें समाहित करा गया है। इसीलिए करा गया है कि कोई भी एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय ना हो, कोई एक वर्ग विशेष इससे छूट ना जाए। तो नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जेंडर न्यूट्रल कानून बनाए जाए ताकि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर उम्र का व्यक्ति इन कानूनों में कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय ढूंढ सके। क्योंकि आप देखेंगे कि पुराने कानूनों कहते थे दंड संहिता, मतलब हमें केवल दंड देना है, पर नए में हमने नाम बदला। नाम बदलना बहुत चिंतन मंथन के बाद ये शब्द दंड की जगह न्याय लाया गया है। तो न्याय का अर्थ ही होता है कि निष्पक्ष। तो भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता का मूल अंतर यही है। जहां तक हम दूसरे बच्चे की बात करें तो इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं और जघन्य अपराध कहीं ना कहीं बढ़े हैं, या फिर ये कहें कि जघन्य अपराध जो होते थे अब मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरीके की चीज़ों के साथ हमारे सामने आने लगे हैं। गांव देहातों में, पिछड़े क्षेत्रों में भी अगर अपराध होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व उसको देखता है किसी न किसी माध्यम से। तो इस मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट का उपयोग करके जहाँ एक ओर अपराधों के बारे में जागृत हो रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ने में भी वो हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब में अगर कोई साक्ष्य हमें मिल रहा है तो उसको भी हम एक साक्ष्य की तरह ही ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, हम कागजी और अभिलेखी साक्ष्यों पर विश्वास करते थे, पर अब अगर किसी के साथ छेड़खानी की घटना हो रही है या बलात्कार या किसी तरीके का महिला संबंधी अपराध है और उसके संबंध में अगर कोई साक्षी या चश्मदीद मिलना मुश्किल है, पर उसके संबंध में अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिल जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करते हैं ताकि बड़ी संख्या में जो अभियुक्त हैं उनको सजा मिले और न्यायालय से उनको कठोरतम आजीवन कारावास तक की सजा दिलाई जा सके। तो हमारा उद्देश्य ये भी है नए कानूनों में कि जितने भी तरीके के साक्ष्य हैं कहीं ना कहीं विवेचना में समाहित करी जाए और न्याय का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए, अभियुक्त किसी कमी को लेकर छूटे ना। तीसरी चीज रही है, जैसे उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं और हम सबको पता है कि नए कानून क्यों लाए गए हैं, उनकी सार्थकता क्या है, पर गांव देहात में बैठे व्यक्ति उस चीज को उतना नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए हम एक रिएक्शन, जिसको हम क्लास में पढ़ते हैं चेन रिएक्शन, तो ये चेन रिएक्शन की स्टार्ट है कि हमने आज अपने जो बीच में बैठे हो, मान लीजिए 100, 150, 200 लोगों को
इस बारे में जागरूक किया। जब आप जाएंगे तो आप भी अपने गांव के 100, 150, 200 लोगों को जागरूक करेंगे। कोई भी चीज़ अचानक शुरू नहीं होती है, धीरे धीरे शुरू होती है, पर जब वो शुरू हो जाती है तो फिर वो विकराल रूप, बिल्कुल वृहद रूप में चलती है। तो हर कोई बहुत जल्दी, ये छोटे छोटे जो हम आयोजन कर रहे हैं, इन्हीं आयोजनों का आप देखेंगे निकट भविष्य में, कुछ महीने या 1 या 2 साल में, आपके गांव में भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नए कानूनों को लेकर सचेत हो जाएंगे। उनको अपने अधिकारों के बारे में, सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में, और हर तरीके की जो शिक्षा होती है उसके बारे में जागरूकता और अवेयरनेस मिलेगी। तो नए कानूनों का उद्देश्य इन 3 बच्चों, क्योंकि यही 3 बच्चे हमारा कल का भविष्य हैं, ये कल हमारे देश चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। इसमें से कोई कल का मंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, PCS, गवर्नर, कहीं ना कहीं हर पद पर बैठेगा। और इन्हीं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और इनकी सोच को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों को लाए हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने ये सवाल पूछे और हमें इनका जवाब देने का मौका मिला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब अपने घर में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, जहाँ पे भी आप खेलते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि सरकार किस तरीके से लगातार आम जनता को पुलिस से और शासन और प्रशासन से जोड़ रही है। क्योंकि अब हम एक शब्द यूज करते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस मित्र, साइबर वॉलेंटियर। तो इन सब शब्दों को केवल शब्द नहीं है, ये सोच है, ये सोच है मिलजुल के काम करने की। हम और आप एक ही सिक्के का 2 पहलू हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ से नहीं, मेरा घर परिवार यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर रहता है, पर वहाँ पे कोई ना कोई आप जैसे ही पत्रकार, आप जैसे ही हमारे पुलिस के भाई बंधु, वहाँ के SP, वहाँ के DM हमारे घर परिवार की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और उसी प्रकार से मैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की जिम्मेदारियां हम उठा रहे हैं। तो ये एक तरीके का परिवार है, ये मित्र हैं। हम स्मार्ट पुलिसिंग इसी को कहते हैं कि हम समाज को और हर वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ लेके चले, जोड़ के चले, और जितना ज़्यादा जागरूक होगा व्यक्ति, उतना ही अपराध नियंत्रित होगा। एक किसी विकसित देश और विकासशील देश और अविकसित देश, अगर आप देखोगे, हम ये मान के चलते हैं कि यूरोप के देश बहुत विकसित हैं, ये अफ्रीका के देश अविकसित हैं, उनको विकास में बहुत पिछड़ गए हैं। कारण क्या है? सिर्फ कारण आप देखोगे तो वो होती है उनमें जागरूकता की कमी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ना होना। अमेरिका का, यूरोप का एक बच्चा जानता होगा कि उसको क्या अधिकार मिले हैं, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर वहीं पे शायद अफ्रीका के रहने वाले बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ भी होती है, मौलिक अधिकार कहीं कुछ होते भी हैं, उन्होंने शायद ये शब्द नहीं सुने होंगे। तो जैसे जैसे जनता जागरूक होती जाएगी, देश विकसित होता जाएगा। और आज के इस पूरे आयोजन का उद्देश्य यही था, जनता में अधिक से अधिक जागरूकता लाना। जितना आप जागरूक होंगे उतना ही अपराधों में कमी आएगी। जैसे अगर हम साइबर अपराध की बात करें, कोई व्यक्ति आपको फोन करके कहता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमारा अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपका बैंक खाता बंद हो रहा है, या आपके बैंक में बहुत सारे खाते में पैसे आ रहे हैं, आप लॉटरी जीत गए हैं, या आपके पापा ने हमें कहा है कि आप इस खाते में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पापा को बहुत ज़रूरत है, वो आपको फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। हजार तरीके के बहाने। एक व्यक्ति जो जागरूक नहीं होगा वो घबरा के उसकी बातों में आके पैसे ट्रांसफर कर देगा, बैंक खाता नंबर, OTP, पासवर्ड सब बता देगा। पर वही व्यक्ति जो जागरूक होगा तो वो एक क्षण को रुकेगा और सोचेगा कि ऐसा क्या हो गया जो मेरा बैंक खाता बंद हो रहा है, तो क्या मुझे बैंक मैनेजर से बात करनी चाहिए? खाता बंद होगा तो दोबारा खुल जाएगा, तो मैं क्या बैंक मैनेजर से बात करूं? क्या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या घर में किसी बड़े व्यक्ति को बताऊं? एक बार क्या मेरे पापा अगर किसी मुसीबत में है तो मैं क्या अपनी तरफ से अपने पापा को फोन करके पूछूं कि पापा क्या हुआ, आपको क्या कोई दिक्कत हो गई है, आपको कोई मदद चाहिए? तो ये जागरूकता है कि हमें अगर जागरूक है चीज़ों को लेकर तो कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। तो इस पूरे आयोजन में
अब बहुत अधिक ना कहते हुए, क्योंकि आप सब बच्चे और सभी यहाँ पे जो उपस्थित दुधौली के नागरिक हैं बहुत समझदार हैं और चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रयास हैं, छोटा सा ही प्रयास हमने शुरू किया है, हर स्तर पे हम जा रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक हर किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में आप हमारा सहयोग करिए और अधिक से अधिक लोगों को महिला शक्ति के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, नए कानूनों के बारे में जागरूक करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। नई नस्लें तुम्हारी शख्सियत